अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। आज की एपी है एपी नंबर 4। कमरे में दाखिल होते ही गुलाब रोते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब भागी और मार्ज अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करके वार्डरूम की जानिब बढ़ा। वार्डरोब में से वो अपना वाइट ट्राउज़र शर्ट निकालकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर दरवाज़ा नहीं खोला गया था। मार्ज के माथे पर कुछ बल पड़े और वो गुस्से से ढाड़ा। गुलाब उसकी ढाड़ने पर एकदम सहम कर दीवार के साथ जा लगी थी। गुलाब, दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़ के अंदर आ गया तो आगे से भी ज़्यादा तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। उसने गुस्से भरे अंदाज में वार्निंग देते हुए अपने पाँव की ठोकर जोर से दरवाजे पर मारी थी। ज़रा इतनी जोर के लगी थी, गुलाब को ऐसे लगा जैसे दरवाज़ा भी टूटकर नीचे गिर पड़े। वो डर के मारे रोते हुए चुप हुई और हिम्मत करके हकलाते हुए खौफ से बोली थी, जब तक मेरे कपड़े नहीं आएंगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वो तड़क के बोली और आंसू साफ करके गुस्से से इधर उधर टहलने लगी थी। कपड़े मेरे पास हैं, दरवाज़ा खोलो। अब की बार आवाज़ में नरमी थी। वो जानता था शिकार को कैसे फांसा जाता है। शिकार करने में तो वैसे भी वो बहुत माहिर था, ये तो फिर एक मासूम सी हरनी थी। वार्डरोब तो ड्रेसिंग रूम में थी, तो ये कहाँ से कपड़े ले आया। उसने आहिस्तगी से डरते डरते लॉक खोलकर मार्ज को देखो। उसको तसल्ली हो गई थी कि कपड़े उसके हाथ में। गुलाब ने खामोशी से अध खुले दरवाजे से अपने मैदे जैसी सफ़ेद कलाई बाहर की, मगर मुकाबिल बेहद तेज था। मार्ज ने एक लम्हा ज़ाया किया बगैर उसकी कलाई को एक झटका दिया। गुलाब, जो उसे अचानक आफताब के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, उसका माथा इतनी ज़ोर से दरवाजे पर लगा था कि दर्द से उसकी चीख निकल आई थी। ड्रामे बंद करो और फ़ौरन से बाहर। और मार्ज उसकी कलाई को और ज़ोर से पकड़ते हुए गुस्से से चीखा। गुलाब को अब की बार उसके रवैये पर आग से लग गई थी। हर लम्हा वो उसे जलील कर रहा था, उसे दर्द पर दर्द दे रहा था। उसने बेहद गुस्से में दरवाज़ा खोला और तनपन करते हुए उसके रूबरू आकर उसे लहू लुहान नज़रों से घूरने लगी। गुलाब की नज़रों में कोयलों जैसी तपिश थी, जिसका मुकाबले पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसके गुस्से से फूलता हुआ चेहरा देखकर हलक के बल हंसा था। गुलाब उसके ऊपर ऊंची आवाज़ से चीखने लगी थी। उस इंसान ने उसे पागल कर दिया था, उसे नफ्सियाती मरीज बना दिया था। उसकी हर चीज़ उससे छीन ली थी। उसका बचपन, उसके खेलने के दिन, उसका स्कूल, उसकी इज्जत, उसका जालिम वहशी, उसने सब कुछ छीन लिया था। वो खाली हाथ थी। दुख, वो जुल्म जो वो उस लड़की के साथ कर रहा था, वह शायद वो चीख चीख कर उसको बताना ये चाहती थी कि उस पर थोड़ा सा रहम किया जाए। कितना चीखोगी, कितना अपने आप को ख्वार करोगी, जब पता ही है सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना है, तो फिर चीखना चिल्लाना क्यों। अगर जीना चाहते तो अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करो। मार्ज सख्ती से कहता वो उस चीखती हुई लड़की को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाया था। गुलाब एकदम उसकी बाहों में किसी मछली की तरह तड़पी थी। उतारो मुझे, नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, हरगिज़ नहीं रहना। वो पागल होने को हुई और गुस्से से अपने दांत उसके बाजू में गाड़ दिए थे। मार्ज एकदम दर्द से रुका और उसके कान में बोला, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा दिल होगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। वो उसको ज़ोर से बेड पर फेंक कर खुद लाइट बंद करके लैंप चलाने लगा। गुलाब उसको अपने पास लेटते हुए देखकर अंदर से कांप कर रह गई थी। मार्ज ने हर तकलीफ उसको दी थी। गुलाब ने वो तकलीफ जैसे तैसे करके बर्दाश्त भी की थी, मगर अब उसका करीब आना वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चाहे उसे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़ता। एक बात याद रखना मार्ज, ओ जानसादी, तुम में से अपनी ज़िंदगी वापस लेकर ही रहूँगी। जो जो चीज़ तुमने मुझसे छीनी है वो सब मैं लेकर ही रहूँगी। वह नखुआत से बोलकर तेज़ी से बेड से उठी थी, मगर मार्ज ने उससे टांग से पकड़कर नीचे गिराया और वो औंधे मुँह उसके ऊपर जा गिरी। उससे पहले कि वो फिर से उठती, मार्ज और जान ने उसे सख्ती से अपनी बाहों में कैद कर लिया था। वहशी इंसान, छोड़ो मुझे, वो उसके चेहरा नोचते हुए चीखी थी। ज़बान और हाथ कंट्रोल में रखो गुलाब। वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि गुलाब उसकी रूह तक कांप उठी थी। उसने खामोशी से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया था। वो हारना नहीं चाहती थी, मगर शायद वो उसका वहशी का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। कपड़े तब्दील करने का तुम्हें किसने बोला था। उसकी आवाज़ बेहद गंभीर थी, जो गुलाब के कान की लू को छूने लगी थी। गुलाब उसके लम्स पर कसमसाने लगी थी। आपने खुद कहा था। गुलाब ने उससे दूर होना चाहा,
मगर गिरफ्त मजबूत थी, वो चाहकर भी ना हो पाई। मार्ज ने उसे अपने पहलू में लुटाया और उसकी जानिब झुकते हुए उसे घूरने लगा था। गुलाब उसे अपनी जानिब देखता पाकर खौफ से कांप उठी थी। कमरे की मध्यम पीली रोशनी, ऊपर से दिल को खा जाने वाली खामोशी और मार्ज और जानसारी की भारी, गंभीर और बोझल सी आवाज़ उसको होश तलब करने लगी थी। मैंने कहा था कि कमरे में जाओ और कपड़े बदलो, ना कि ये कहा था कि ड्रेसिंग रूम में छुप जाओ। वो गुस्से से बोला और उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर गया। अब दोनों के बीच फासला एक बाल जितना बचा था। गुलाब ने घबराते हुए आंखें भींच ली थी। उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी थी। सांस जैसे उसके हलक में अटक गई थी। कहना क्यों नहीं मानती तुम? आज उसकी बंद आंखों को देखता वो उसकी सुराही जैसी सफ़ेद गर्दन को देखने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर रेंगने लगी थी। गुलाब जो पहले ही मरने वाली हुई थी, उसके इस लम्स पर बर्फ की कोंदे से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को कर गई। खुद फौरन बेड से उठी और दरवाजे की जानिब भागी, मगर बदकिस्मती से दरवाज़ा लॉक था। माजू उसके फिर से भागने पर तेज से उठा और उसकी जानिब आया। गुलाब ने मार्ज को अपनी जानिब आते हुए देखकर थूक निकला और खौफ से दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। तुम जितना मुझसे दूर जाओगी, मैं उतना तुम्हें जलील करूँगा गुलाब तब्रेज़ शाह, क्योंकि तुम्हें मेरा करीब आना पसंद है और मैं उसी चीज़ से तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। कई बार तुम ऐसे भागी हो। क्यों भागती हो? क्या तुम मेरे निकाह में नहीं हो? तुम नहीं जानती तुम मेरी बात हो। जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। तुम ऐसे ही मेरे करीब आने पर खुद को खुबार करती रही, मुझसे भागती हो। मैं मध्य 1 मिनट में तुम्हारे आना तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा सकते हैं, मगर तुमको इज्जत रास नहीं। तो वो तेज से उसकी आंखों में देखता हुए गोराया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आपसे डर लगता है। वो खौफ की शिद्दत से रोती थी, मगर अपने दिल की बात छुपा गई थी। उसका अंग उस इंसान से नफरत करता था। वो उसके करीब आता था तो गुलाब का दिल चाहता था वो उसे कत्ल कर दे। चुप रहो, चुप एकदम। मैं कह चुका था तुमसे कि आइंदा मेरा हुक्म झुठलाना मत। मगर गुलाब तब्रेज़ शाह, तुमने ये सब दोबारा दोहराया। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ नखवत से बोलकर अपनी जेब से सिगरेट निकालने लगा। उसे गुस्से में सिगरेट की तलब होती थी। नहीं माननी मुझे आपकी कोई बात। मैं इंसान हूँ जैसे आप इंसान हैं। जैसे आपको दर्द होता है वैसे ही मुझे दर्द होता है। मुझे पता है आपका दर्द बहुत बड़ा है, मगर बदला लेने से आपका दर्द कम नहीं हो जाएगा। वो अपने आंसू साफ करते हुए नरम आवाज़ में बोलकर चुप हुई। मार्जो उसकी बात पर एक लम्हे के लिए साख्त रह गया था। आज तक किसी की जरूरत नहीं होती कि वो मार्जो जान को पलट कर कोई जवाब देता, और इस लड़की ने तो हर हद को पार कर दिया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखकर तलख लहजे में बोला, ये कपड़े पकड़ो और अभी पहनकर वापस आओ। मार्ज कपड़े उसे पकड़ाकर खुद सिगरेट फूंकने लगा था। गुलाब को उसकी खामोशी पर बेहद हैरत हुई थी। शायद वो उसकी बात को समझ गया था। वो कुछ देर में कपड़े डालकर वापस आए। मार्ज ने उसे गौर से देखा था। वो उसके घुटने से नीचे आती शर्ट और खुले ट्राउजर में सर पर बड़ी काली शाल ओढ़े वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मार्ज को उस पर से नज़र हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा था। खूबसूरती उसकी कमज़ोरी नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा हुस्न देखा था, मगर इस लड़की में कुछ अलग था। वो दिल फेंक नहीं था, मगर इसके साथ सोने की ख्वाहिश उसके दिल में बस चुकी थी, जिसको गुलाब बार बार अपने कदमों तले रोंती आई थी। यह चीज़ मार्ज को किसी कांटे की तरह चुभती थी। तुम्हें अपने अंदर की आग से झुलसा दूंगा गुलाब तब्रेज़ शाह। वो सोचते तन से मुस्कुराया था। गुलाब को उसका यूं देखना पागल कर रहा था। उसका रवैया पहले से उससे बदला हुआ लगा था। वो खामोशी को तोड़ते हुए कुछ बेचैनी से बोली थी, मैं जा सकती हूँ? मार्ज ने देखा उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी और वो उंगलियां चटखा रही थी। जो आज तुमने किया उसकी सज़ा तुम्हें लाजमी मिलेगी। ये बात ध्यान में रखकर यहाँ से जाओ। वो संजीदगी से कहता हुआ उसके रूबरू आया और उसके कान में आहिस्तगी से बोला था, अब तुम जा सकते हो। वो ये कहते हुए बाथरूम में चला गया, जबकि गुलाब मरे हुए कदमों से वहाँ से निकलकर क्वार्टर में चली गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। सुबह से भूख की वजह से गुलाब के पेट में जो दौड़ रहे थे, मगर अब भूख जैसे मर गई थी। वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके फुट फुट कर रोती थी। न जाने कब उसकी ज़िंदगी की शाम खुशियों भरी आएगी। अंजरा तैयार होकर अपनी फाइनल लुक देखने लगी थी। मैरून कलर की सिल्क की सिंपल मगर स्टाइलिश सी साड़ी और गले में सिल्वर रंग का गुलोबंद पहने, बालों को हल्का सा बन बनाए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कितनी खूबसूरत हूँ मैं, वो गुरूर से अपने आप को आईने में देखते हुए बोली, और अपने सिल्वर हाई हील सैंडल्स पहनकर कमरे को लाख लगाकर हाथ के रूम में आई, जो सुकून से किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ था। अंशरा गुस्से से पागल होने को उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद जाते जाते 2 घंटे तो लग जाते थे, और ये बदतमीज़ इंसान देखो कैसे टांग पर टांग जमाए बैठा।
वो गुस्से से टनफन करते हुए उसके रूबरू आए थे। आहत को उसको इतना त्याग देखकर एक पल के लिए चौंका था। मिस्टर आहत, टाइम देखो, 8 बज रहे हैं, तुम्हें अभी मुताले से फुर्सत ही नहीं मिली, वो गुस्से में चटक कर बोली थी। चलो। वो उसकी बातों को मुकम्मल इग्नोर किए परफ्यूम छिड़कते हुए उसकी जानिब आई। उसने सिर्फ एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी। वो कितनी भी खूबसूरत थी, मगर वो आहत अली ज़ैदी के सामने हमेशा बदसूरत थी। तुम ऐसे ही जाओगे बगैर चेंज किए? वो उसे स्लीपिंग सूट में देखकर एकदम हैरत ज़दा रह हुई थी। तो क्या हो जाएगा अगर मैं चेंज नहीं करूँगा? वो उससे घूरता हुआ तंजिया बोला और बगैर उसका जवाब सुनने से मुकम्मल नज़रअंदाज किया बाहर गैराज में गया और गाड़ी स्टार्ट करके उसका इंतज़ार करने लगा। उसके गुस्से से घूरते हुए फ्रंट सीट पर उसके साथ आकर बैठ गया और उसके साथ बैठते ही आहत 1 मिनट के लिए दंग होकर रह गया था। उसकी महंगी तरीन खुशबू उसके नथनों में घुसी थी। आहत सवालिया नजरों से अशरा को घूरने लगा था। ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो नुखवत से बोले, अपने बालों को ठीक करने लगी। आहत उसकी बात पर उस बदतमीज़ी को घूरने लगा और एक लम्हे के लिए खामोश रहा, मगर फिर एकदम बोला, तुमने किसकी इजाज़त से मेरा परफ्यूम उठाया? वो नुखवत से बोला, पसंद आया तो उठा लिया। वो सुकून से बोली और अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। वाह, क्या बात है, जो चीज़ आपकी नहीं फिर वो आपको पसंद ही क्यों ना हो, वो आप नहीं ले सकते। किसी भी चीज़ को उसके मालिक की इजाज़त के बगैर छूना आपको ज़ेब नहीं देता और ना ही इसकी इजाज़त हमारा दिन देता। तुम समझदार हो बच्ची, तो अब तुम नहीं रही जो किसी के कमरे से चीज़ें चोरी करती फिर वो मोड़ काटते हुए इंतहाई तंज़िया लहजे में बोलकर उसे तैश में मुब्तला कर गया था। जो तुमने किसको बोला? वो उसके कंधे को जोर से झड़कते हुए गुस्ताखी भरे लहजे में बोले, डोंट टच मी। वो गाड़ी रोकते हुए एकदम चीखा और उसका हाथ अपने कंधे से जोर से झटका था। आइंदा मुंह से बात करना। वो बेहद गुस्से में ये कहकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ाने लगा था। अंशरा उसकी बदतमीजी पर सेख पा हो गई थी। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे लहजे में बात करने वाले? मैं चोर नहीं हूँ, मुझे वो परफ्यूम पसंद आया और मैंने वो ले लिया। वैसे भी तुम भूल रहे हो आहत अली ज़ैदी के जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मैं ले लेती हूँ। मेरी पसंदीदा चीज़ों में किसी के पास देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे वजाहत देते आखिर में मगरूर हुई। काफ़ी अच्छी आदत है आपकी, बात अंश के साथ। उसने तेज़ लहजे में उसे देखा था। पागल, तुमने जो बदतमीज़ी किया वह मैं दादाजी को बताऊंगी, फिर तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वो उसे धमकाते हुए मोबाइल में गुम हो गई। अंशरा की बात पर आहत एक तंजिया मुस्कुराहट हंसा था। वो हमेशा उसे ऐसे ही सबके सामने जलील करवाती थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो चाहता था कि दादाजी कब उसे घर से निकाले और कब वो इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि इस हवेली ने उसके माँ बाप को खा लिया था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी इस्लामाबाद के मशहूर लारी हाल के सामने रुकी थी। गाड़ी रुकते ही अंशरा ने अपना मेकअप दुरुस्त किया और एक नज़ाकत से अपना महरून और सिल्वर क्लच उठाकर गाड़ी से उतरी थी। आहत ने खामोशी से गाड़ी बंद कर उसे बाहर जाते हुए देखने लगा, जहाँ कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ उसको ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। तभी अचानक एक डिसेंट सा लड़का उसके करीब आया और उसे गले से लगाकर मिलने लगा। ये सीन देखकर आहत का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तैश के मारे उसके चेहरे जबड़े तन गए थे। उसने गुस्से से अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। बेशक उसकी दुश्मन थी, मगर उसके घर की इज्जत थी, उसकी बहनों जैसी थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फ्रंट डोर का शीशा नोक हुआ था जहाँ अंशरा कुछ कह रही थी, मगर वो मुसलसल उसे घूर रहा था। उसने अंशरा को वहाँ खड़ी रहने दिया था, मगर फिर कुछ ही देर में शीशा नीचे किया। ऐसे खा जाने वाली नज़रों से क्यों घूर रहे हो? आना है तो आ जाओ। वो उसके सुर्ख चेहरे को देखकर ऐसा पूछ रही थी जैसे उस पर कोई एहसान जता रही हो। नहीं, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसकी तरफ से मुंह मोड़ गया था, पर मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। वो उसके एटीट्यूड को देखते हुए तेज़ लहजे में बोली, तो क्या करूँ, जाएं, इंजॉय करें। वह नुखवत से बोलकर फिर से अपना मुंह फेर गया। वो उस लड़की को देखना भी नहीं चाहता था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कंधे हचकाते हुए बेफिक्री से हाल की जानिब चली गई। आहत को उस कदर गुस्सा आया था कि उसका दिल किया था उसका हुलिया बिगाड़ दे। वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने इस बदतमीज़ बेहया जाहिल लड़की का साथ आकर
एक वो लड़का जो उसके करीब आया था और दूसरा उसके स्लीवलेस बाजू देखकर उसका मीटर शॉर्ट हो गया था। आहत ने तो ये गौर ही नहीं किया था कि वो घर से आखिर पहन कर के आई है। अगर उसे पता था तो वो कभी भी वो अपने साथ ना लाता। उसने ज़िंदगी में कभी भी उसे गौर से नहीं देखा था वो क्या पहन रही थी, क्या कर रही थी। उसकी अपनी ज़िंदगी थी, जो वो मर्जी करे, मगर वो आज आहत अलीज़ादी के साथ आई थी जो अपनी इज़्ज़त के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी लड़की हरगिज़ अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता था जिसे अपनी इज़्ज़त का ख्याल ना हो। उसने बेहद गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में गाड़ी तेज़ी से लाहौर की जानिब फराटे भरने लगी। आहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो मरे या जिए, वैसे भी ऐसे लोगों को मत जाना चाहिए। ओजानज़ादी और शाह गुल के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े मुस्तफ़ा ओजानज़ादी, फिर सुशीला और अली ओजानज़ादी। इन तीनों से छोटी मदिया थी जो कनाडा में सेटल थी। अली ओजानज़ादी 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। उनके जाने के 2-3 साल बाद मलाइका बेगम 18 साल आहत को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गई। अली अपनी मुकम्मल तालीम कनाडा से हासिल करके आए थे। वहाँ उनकी दोस्ती जेमरे से हो गई थी। वो अखलाक और हुस्न दोनों में एक आला मिसाल थे। कुछ ही दिनों में अली और जेमरे की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती कभी इश्क में बदली, दोनों को खबर ही ना पाई। जेमरे चूँकि गैर मुस्लिम थे, उसने अली के लिए अपना मज़हब चेंज कर लिया तो दोनों ने कनाडा शादी कर ली थी। अली ने उसे जेमरे से मलाइका का नाम दिया जो मलाइका को बेहद पसंद है। 1 साल बाद मलाइका जब प्रेगनेंट हुई तो अली ओजान बेद ने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान आते ही हवेली को कोई भी उसकी शादी से खुश नहीं था। दादाजी भी मलाइका को अंग्रेज़ी औलाद कहकर पुकारते थे। मलाइका को हमेशा इस बात का दुख रहता था वो दर्जा हासिल नहीं कर पाई थी। जब अहद पैदा हुआ तब भी दादाजी ने उसे देखना गवारा नहीं किया था और यही सदमा उन दोनों को खा गया था। मगर वो क्या कहते, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बच्चे के लिए जीना ही था। उन दोनों ने थक हार कर हवेली छोड़ जाने का फ़ैसला किया ताकि हवेली छोड़कर शहर जाकर अपने बच्चे। आहद आज तक अपने माँ बाप की मौत और हवेली वाले का सलूक नहीं भूल पाया था। वो इस हवेली को छोड़कर चले जाना चाहता था मगर वो मजबूर था क्योंकि उसके पास कोई जॉब, कोई घर नहीं था। उसके बाप की जायदाद अगर वो मांगता भी तो ना जाने हवेली वाले उसके साथ क्या सलूक करते। उसने खामोश रहने का फ़ैसला किया और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। बदला लेना वैसे भी उसे पसंद नहीं था। मलिया अपने काम से फारिग होकर गुलाब के कमरे में चली आई थी। 7 बजे थे। गुलाब के कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मलिया ने घबराकर लाइट ऑन की और उसके बिस्तर की जानिब बढ़ी जहाँ वो गहरी नींद सो रही थी। उसके बालों में उंगलियां चलाई। तभी गुलाब की आंख खुली। वो मलिया को अपने सराहने बैठा देखकर कुछ पल के लिए खामोश रही थी, फिर अचानक बोली थी। मलिया वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर दर्द भरे लहजे में बोली थी। हाँ, वो प्यार भरे लहजे में बोली, दिल के बिना जीना कैसा होता है। मलिया उसके सवाल पर कुछ हैरान हुई थी। वो छोटी सी लड़की अब कितनी बड़ी हो गई थी, ऐसे ही जैसे कोई अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हो। मलिया की आवाज़ भीगी हुई थी। वो भी तो 10 साल से दिल को मार मार के ही जी रही थी। गुलाब के कुछ आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए बिस्तर में जज्ब हुए थे। वो उठकर बैठी थी। उसके उठ के बैठने पर मलिया ने गौर से उसका ट्राउज़र शर्ट देखा था। वो मार्च साहब का नाइट सूट था। मलिया को ऐसे अपनी जानिब देखते पाकर गुलाब कुछ शर्मिंदा हुई थी। वो मेरे कपड़े फट गए थे तो मार्च साहब ने अपने दे दिए, वो नज़रें चुरा कर बोली। चलो शुक्र करो, इतना तो उनके दिल में रहम आया। मलिया सब जानती थी वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। पर मुझे मलिया उनके रहम से कोई वास्ता नहीं। मुझे इन जालिमों को जेल से रहा होना है बस। वो टोक ले बोलकर अपने घुंघराले बालों को कैचर में मुकीद करने लगी। गुलाब को अपनी ज़िंदगी से गिला था जो उसे बार बार गम दे रही थी। उसके हाथों से खुशी को बेदर्दी से छीन रही थी। वो जिस चीज़ को छूती वही चीज़ उसे बदले में दर्द पर दर्द दिए जा रही थी। मलिया उसको रोते देखकर खुद भी रोने लगी थी। ना जाने क्यों वो उस लड़की का दुख नहीं देख सकती थी। चुप हो जाओ गुलाब। मलिया, मेरे लिए इस हवेली में रहकर हल्लामा डरावना सा हो गया। हर रात मुझे कातिल लगती है। मुझे ऐसा लगता है इस खामोश और खौफजदा रात में एक दिन मैं दम घुटने से मर जाऊंगी या मुझे कोई मार देगा। मुझे हवेली के लोगों से बहुत डर लगता है, पर प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। वो मलिया के हाथ पकड़कर मिन्नत भरी लहजे में बोली थी। गुलाब, मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें पहले दिन ही निकाल देती, मगर अगर मैं
मैं बेबस होता तो तुम्हारे पास अब आगे चलने को इस हवेली के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ से सिर्फ तुम्हें अल्लाह निकाल सकता है। वो उसे हकीकत से आगाह करते हुए बोली, किस मोड़ पर ज़िंदगी उसे ले आई थी। वो गैरों से क्या शिकवा करती, उसकी तो उसकी खुद की ज़िंदगी भी अजनबी हो गई थी। तुम जानते हो गुलाब, जिस भीड़ में हम चल रहे हैं उसमें हमारा कोई अपना नहीं है जो हमारा साथ दे सके। मैं अब खुद यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। आज वो सही मानों में आहत की नज़रों में अजनबियत देखकर टूट सी गई थी। मुझे इतने सालों से इसी आज पर ज़िंदगी गुजारी थी कि एक न एक दिन अहद अलीज़ादी उसे ज़रूर मिलेगा, मगर वो इसका नहीं था। शायद क्योंकि एक मामूली से नौकरानी उसके काबिल नहीं थी। मलिया तुम फिक्र ना करो, एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगी। फिर हवेली में हम दोनों की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर कुछ लोग हमें याद करके हमें ढूंढना चाहेंगे, मगर हम उनको कभी नहीं मिलेंगे। गुलाब उसके आंसू साफ करते नरमी से उसे तसल्ली देते हुए मुस्कुराई थी। इंशाल्लाह, मलिया भी ये कहते हुए मुस्कुरा दी। उसकी तसल्ली पर मलिया के बेचैन दिल को सुकून आ गया था। मैं अब चेंज कर लूँ, मुझे इस ड्राउनी चुड़ैल को खाना भी देने जाना है। गुलाब फ़ौरन से उठकर कपड़े लेकर गुसल खाने की तरफ भागी। मलिया उसकी अदाजी को चुड़ैल कहने पर हंसी थी। उसके दिल में हज़ारों गम थे, जितने भी वो मिटाते उतने ही कम थे। अंशरा वो इस आवाज़ पर अचानक मुड़ी थी और जहाँ से उसे देखकर दंग ही तो रह गई थी। बुराक इब्हाम, तुम यहाँ? वो झटक कर कुछ हैरानी से बोली थी। हैरान क्यों हो रही? मुझे भी एहलामे ने काट दिया था मैडम अंशरा। वेटर से ड्रंक का गिलास पकड़कर लबों पर हल्की से मुस्कुराहट सजाई सा हसीना के पास जा खड़ा हुआ। जब से उसकी नज़र अंशरा पर पड़ी थी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बर्बाद हो गया, उसके दिल का सुकून जैसे खो गया। वो इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अंशरा हुसैनजादी की वजह से आया था। अच्छा, गुड, आपको यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा। अंशरा इस खूबसूरत से हैंडसम शख्स को देखकर मज़े से बोली, जो ब्लैक पेंट कोट में अपनी दराज कामत के साथ बेहद हसीन लग रहा था, जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। वो उसको खामोशी से अपनी जानिब तकता देखते शरारती अंदाज में मुस्कुराया। आइए, एहलामे और मिस्टर फैज़ के सारे की एक पिक्चर ले लें। वो ये कहकर अजीब सी नज़रों से उसे तकने लगा था। श्योर। वो बुरा की नज़रों से एकदम घबराई और उसके पीछे स्टेज पर चले। उन दोनों ने दूल्हा दुल्हन के साथ एक सेल्फी बनाई थी। स्टेज पर ज़्यादा रश होने की वजह से अंशरा नीचे चली आई, मगर वो जैसे आगे बढ़ी उसकी साड़ी के लंबे सवालों में उसकी ही लटक गई थी। इससे पहले वो ज़मीन पर पहुंची, बुरा के बाहम एक जस्ट में उस तक जाने पाया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसको इतने करीब पाकर बुरा की सांसों में बेकरारी से भर आई। जब से उसका दिल अंशरा हुसैन के साथ लगा था, तब से उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। पता नहीं, ना जाने ये लड़की उस पर क्या जादू कर रही थी। उन दोनों को देखते ही दुल्हन बनी एहलामे और अंशरा के बेस्ट फ्रेंड खुमान ने ऊंची आवाज़ से हॉटिंग की थी। उनकी आवाज़ सुनते वो दोनों होश की दुनिया में वापस आए थे। अंशरा फ़ौरन उससे अलग हुई और झुक कर एहलामे की जानिब मुतवज्जो हुई। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा बुरा के बाहम को देख सके। वो ऐसे भोली बन रही थी जैसे उनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। नज़र तो वहाँ सबको सब कुछ ही आ रहा था और दोनों भी अपनी कैफियत समझ चुके थे। उन दोनों के होंठों पर खामोशी थी, मगर जो नजरें थी वो चुपके आपस में महवे गुफ्तगू थी। बुराक दिल में सोच रहे मुस्कुराया और उसके पास चला आया, जो अब उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी, जैसे उसे कतरा रही हो। किसके साथ जाएंगे आप? उसके पुकाने पर अंशरा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को हुआ। कज़न के साथ। वो उसके जवाब देकर फिर से हाथ को कॉलम लेने लगी, जो कब से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी थी। न जाने वो उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। चले, अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं मैसेज करूँगा, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। बुराक उसके आगे अपना भारी हाथ करते हुए बोले, जिसका अंशरा ने बहुत नरमी से थामा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। दोनों की नज़रों में एक ना ख़त्म होने वाले बेचैनी और बहुत कुछ छुपा हुआ था। उसके ज़्यादा अंशरा ने उसकी कमर को घूरा था। वो कब से उसकी मोहब्बत में गिर पड़ा था और कहीं कहीं उसे भी लगता था कि वो भी उससे मोहब्बत करता था, और आज उस बात में उसके दिल को सुकून बख्शता था। शायद जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे तो बात खुद ब खुद ज़बान पर आकर उगने लग जाए। आंखें आंखों में एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार होने लग जाए। वो गुमसुम सी खड़ी बुराक के बारे में सोच रही थी। अचानक उसका फ़ोन पर रिंग हुई। उसने नंबर देखा तो हाथ कॉलिंग जगमगा रहा था। उसको बेइंतहा गुस्सा या आधे घंटे से वो उसका वेट कर रही थी। अब रात के 11 बज रहे थे। हाल में सिर्फ एहलामे और कुमार की फैमिली रह गई थी। उसने बेहद गुस्से में फ़ोन उठाया। बदतमीज धोखेबाज इंसान, तुमने मुझे कहा था कि मैं पूरे 11:30 बजे आ जाऊंगी, मगर ना तुम आए ना तुम बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़े। तुम समझते क्या खुद को? ब्लडी बास्टर्ड। वो छूटते बदतमीजी से फले और दूसरी जानिब फ़ोन पर हाथ कपारे इस कदर हाई हुआ था कि उसने
उसका दिल किया कि मौका मारकर उसके सारे दांत तोड़ दे। स्टॉप इट, जैसे स्टॉप इट, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम जैसे बदतमीज लड़की को मैं 1 मिनट के लिए भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ फ़ोन रख गया था। अंशरा का दिल किया मोबाइल जोर से किसी दीवार पर दे मारे। हाथ के धोखे पर उसका दिमाग गुस्से से पागल हो गया था। तुम्हारा हाल क्या करती हूँ, बस देखते रहना। बहुत हीरो टाइप चीज़ अपने आप को समझ रहे हो ना। देखना तुम्हारी ये सारी हीरोगिरी ना निकलवाई। तुम मेरा नाम अंशरा नहीं। वह नफरत से मुंह में बड़बड़ाते हुए खुमार की तरफ बढ़ी जो उसकी जानिब ही आ रही थी। तो अभी गई नहीं? खुमार उसका गुस्से से फूलता चेहरा देखकर कुछ हैरान हुई। यार वो बदतमीज आहत नहीं आया। तुमने कब जाना है? जब जाओगे तो प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाना। वो परेशानी से गोया हुई। हाँ बस कुछ देर तक आओ, तब तक अहलामे के साथ पिक्चर ले लेते हैं। और प्लीज़ गुस्सा नहीं करो, अपना मूड फ्रेश रखो। खुमार ने उसके गुस्से से तपते चेहरे को की जानिब इशारा किया और मुस्कुरा कर रह गई थी, मगर राहत फिर भी उसके जहन से नहीं गया था। जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।